नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा ताजपोशी की बारी, कैबिनेट की तैयारी। जी हां, राजस्थान में शुक्रवार को 15 दिसंबर को नई सरकार शपथ ले लेगी। कल भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब मंत्रिमंडल कैसा होगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट को लेकर मंथन का दौर जारी है और मंत्रियों के नामों को लेकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है। आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती, और ऐसे में कैबिनेट में सभी समीकरणों की व्यवस्था करना, उनको साधना एक बड़ी कवायद होगी। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले रिपोर्ट देखते हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल। सीएम पद की कल शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा। कैसा होगा मंत्रिमंडल, मंथन का दौर। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की चुनौती। ताजपोशी की बारी, कैबिनेट की तैयारी। चार खास मेहमान जुड़े हैं, एक एक करके सीधा परिचय कराता हूं। डॉक्टर निमिषा है, प्रवक्ता बीजेपी की। डॉक्टर निमिषा, स्वागत आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका स्वागत। महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत महेश जी। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीधा पहला सवाल डॉक्टर निमिषा आपसे, एक बार साफ कर दीजिए कि कल क्या मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम के तौर पर ही शपथ ले रहे हैं या फिर कुछ और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? इस स्थिति को आप क्या स्पष्ट करना चाहेंगी? रविंद्र जी, कल राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी के साथ में 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और लाखों की तादाद में वहां पर राजस्थान भर से ही नहीं, बाहर से भी मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में गृह मंत्री और अन्य सभी कैबिनेट मंत्रियों का भारत के आना होगा। डॉक्टर, और ये रविंद्र जी, जी रविंद्र जी, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य कहूंगी मैं, क्योंकि लोकतंत्र के सुंदर परिदृश्य में हम सब लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कल शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और राजस्थान का हर आवाम बहुत उत्साहित है। अच्छा डॉक्टर निमिषा, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, पीसीसी चीफ, कांग्रेस विपक्ष में है, अपना कार्य लगता है कि शुरू कर दिया है जो विपक्ष का होना चाहिए। मैं उनका एक ट्वीट 2 सेंटेंस का है, वो पढ़ के बताता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163, 163, 164, 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है। आपकी टिप्पणी? तो फिर ये स्पष्ट कर दीजिए कि आपने जिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को सस्पेंड किया था बाद में मनमुटाव होने के कारण, तो वो उप मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? ये स्पष्टीकरण एक बार कांग्रेस के नहीं, ये स्पष्टीकरण मैं कहूं कि सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया, वो ये इस चीज को इंगित कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमेशा से कंफ्यूज्ड वाली पॉलिसी निपटाते हैं, चाहे वो इंटरनल के मामले हो चाहे आउटसाइड हो। अब उन्होंने कमेंट किया उप मुख्यमंत्री, तो बता दीजिए सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री नहीं है जिनको आपने सस्पेंड किया था, एसओजी का नोटिस पकड़ाया था। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग जो कांग्रेस की पूरी राजस्थान में भुगती थी, वो उनका पार्ट नहीं था सरकार का। तो ये जो कंफ्यूजन वाला प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो आज भी दोगली नीति अपना रहे हैं और राजस्थान की जनता इनको बाहर कर चुकी है। इसी कारण से बाहर कर चुकी, कहते क्या है करते क्या है, आप बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री कौन थे या नहीं थे, और थे तो क्यों थे? करते हैं स्पष्ट। डॉक्टर प्रदीप जी स्पष्ट करेंगे इसको। डॉक्टर प्रदीप जी करिए स्पष्ट। देखिए, मुझे लगता है ये इस मूल भावना को समझ ही नहीं पाई है। सवाल यह है कि उन्होंने प्रावधान की बात की है। धारा 163-64 में उप मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है, और राज्यपाल महोदय ने आज निमिषा जी एक मिनट बोले दीजिए, फिर आप बात रखें प्लीज। डॉक्टर उन्होंने अपने आमंत्रण में लिखा है कि हम 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री का प्रावधान है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा है, उन्होंने संवैधानिक प्रावधान की बात की है
ये इस बात को समझ नहीं पा रही हैं, इसलिए ये प्रतिक्रिया दे रही हैं, वो रिवेलेंट है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि धारा 163, 164 में उप मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्यपाल द्वारा जो निमंत्रण पत्र दिया गया है हाँ। उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम है। ठीक तो है, मैं समझता हूं ओके, ये संविधान के प्रावधान में नहीं जी। है। डॉक्टर निमिषा जी, आप गोविंद सिंह डोटासरा जी को इसको कंफ्यूज बता रही थी, ये प्रदीप जी उसका समर्थन कर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे आप? प्रावधान में नहीं था तो सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? अरे प्रावधान में मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन इसकी शपथ नहीं दिलाई जाती। आप खुद इसकी शपथ नहीं दिलाई जाती, कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाती है, और ये ओहदा कि वो पद में सरकार में नहीं होता, प्रावधान में नहीं होता है। पूरा 5 उप साल मुख्यमंत्री पद की शपथ कोई पद नहीं है संविधान में। मुख्यमंत्री द्वारा टॉर्चर किया गया। हाँ, ये बात सही है, आपने कहा था 1.5-2 साल हो गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात नहीं करते। वो आपके अंदर जो द्वेष भावना है अपने उप मुख्यमंत्री के लिए, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के लिए का प्रयास नहीं कर रही है। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये प्रावधान आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, चेष्टा कर रही है। देखिए, राजस्थान की जनता नई सरकार का स्वागत कर रही है। प्रावधान समझ में नहीं आ रहा है जो आप पूछ रहे हैं इनसे। ये बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि लाखों की जनता आ रही है। रविंद्र जी, हमारे आप 3 प्रावधान बार ही नहीं समझ पा रही हैं। ये प्रावधान आप नहीं समझ पा रहे हैं। 3 बार के हमारे महामंत्री रहे, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री बन रहे, तो ये बौखला रहे। महेश जी, बात पर महेश शर्मा जी जरा समझाइए कौन राजनीति कर रहा है और कौन समझ नहीं पा रहा है इस पॉइंट को। देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप आइए, एक मिनट प्लीज निमिषा जी, संगठन, अरे दोनों डॉक्टर साहब प्लीज जरा एक मिनट शांत, महेश जी का रुक कर लो। महेश जी, मैं एक मिनट बुलाती हूँ, निमंत्रण देती हूँ। प्रदीप जी और निमिषा जी, महेश जी बताइए कौन कंफ्यूज है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन समझ नहीं पा रहा है, थोड़ा इस पॉइंट को समझाइए। इनको प्रावधान की जानकारी नहीं है। एक मिनट प्लीज, डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर निमिषा प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, आऊंगा अब अगले राउंड पे दूसरा सवाल करेंगे। हाँ महेश, अपने समय के हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जब पिछली बार उप मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट ने शपथ ली थी, उस दौरान इतना ये प्रावधान नहीं रखा, लेकिन ये है उप मुख्यमंत्री का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उसकी जगह वो एक तरह से कैबिनेट स्तर ही होता है। ठीक है, एक तरह से कैबिनेट मंत्री के रूप में ही होते हैं, प्रोविजन नहीं है इसका। अब शपथ लेने में है तो जैसे कि मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद में बतौर कैबिनेट मंत्री अब आप उसे किसी भी रूप में व्याख्यात कर दीजिए। जी निरंजन जी, थोड़ा आप कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे? ये राजनीति है या वाकई में कुछ तकनीकी पहलू है? जी, हमारे यहाँ राजस्थान में एक देसी भाषा में कहावत है, आपने सुनी होगी, गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे। मैं 2018 की बात नहीं कर रहा, मैं तो मात्र 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, जब कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार जी को हमने उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए सुना था, तो क्या गैर संवैधानिक था? या उसके 2 महीने बाद में टीएस सिंहदेव जी को जब वहां उप मुख्यमंत्री बनाया था छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उनको भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए हमने सुना था। तो मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि सरकार में रहते हुए इनको संवैधानिक व्यवस्थाएं सारी की सारी इनको ठीक लगती हैं, सरकार से हटते ही और ये कुर्ता खींचना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि जनता आपसे अपेक्षा करती है कि आप एक सशक्त और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, आप वो भूमिका निभाएं जो जनता से जुड़ी हुई हो। डॉक्टर प्रदीप को लाइए। डॉक्टर प्रदीप, गुड़ तो आपने भी खाया, गुलगुले से परहेज फिर क्यों? देखिए, ये श्रीमान जो बात कह रहे हैं ये भी प्रावधान की बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि पार्टी, अरे तो श्रीमान जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, डीके शिव कुमार, ये जो ज्ञानी बैठे हैं और जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि डीके शिव कुमार जी बिना प्रावधान के शपथ ले गए क्या? आप ये बताइए, डीके शिव कुमार जी। डॉक्टर प्रदीप जी, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री बनते हैं और उसमें उल्लेख होता है तो वो सही बात, शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद कैबिनेट तो वो संवैधानिक, ये प्रावधान के अंतर्गत है। ये आपका, आप ज्ञान बांट रहे हैं तो आप सुनिए, ये प्रावधान नहीं है संविधान में। अरे सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात सुनिए, मैं ये, अरे भगवान, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम समझ गए। आप नहीं,
आप बिना बात पक्षपाती बात मत कीजिए। प्रभु आपकी बात समझ गए, लेकिन मेरे को एक ही बात आपको जानकारी सुनिए, बोलिए। अरे भाई साहब एक मिनट, निमिषा जी कुछ बोल रही हैं। निमिषा जी एक प्लीज निरंजन जी, डॉक्टर प्रदीप 10 सेकंड, निमिषा जी 10 सेकंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चिट भी मेरी पुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ठीक है, यहाँ पे ये कहानी हो रही है। निमिषा जी आप बोलिए। निमिषा जी बोलिए। जी देखिए रविंद्र जी, राजस्थान की कल नई सरकार की ताजपोशी हो रही है, एक बहुत प्रसन्नता का माहौल है, नई सरकार का स्वागत कीजिए। और ऐसा लगता है मुझे रविंद्र जी, कांग्रेस जो है ना विभाजित होते होते अब राजस्थान की कांग्रेस अलग है, कर्नाटक की अलग है, हिमाचल की अलग है, क्योंकि वहां कुछ और निर्णय है, वहां के लिए तो संवैधानिक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को ये बताइए निमिषा जी, फिर कल अगर ये 3 मुख्यमंत्री समेत 2 मुख्यमंत्री समेत 2 मुख्यमंत्री जो कि कैबिनेट के मंत्री होते हैं, अगर वो शपथ लेने जा रहे हैं तो बाकी मंत्री कब शपथ लेंगे, इसका फैसला कब तक होगा? कांग्रेस तरफ से बात करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक मंथन भी चल रहा है। हमारे सभी क्षेत्र, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, बांगड़, सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहुत ही संतुलन के साथ संतुलन के साथ खोलने का तंत्र नहीं है। हम लोग सभी इसका निर्णय करेंगे। नहीं डॉक्टर प्रदीप प्लीज मेरे को सवाल करने, डॉक्टर प्रदीप प्लीज ऐसे नहीं, डॉक्टर प्रदीप प्लीज एक मिनट, हिसाब किताब। निमिषा जी, डॉक्टर प्रदीप जो सवाल करना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पर्ची तो नहीं खुलेगी, कोई पेपर तो नहीं खुलेगा, कोई परिवेशों की टीम तो नहीं आएगी मंत्रिमंडल डिसाइड करने के लिए, दिल्ली और नागपुर की कितनी दखल या कितनी सलाह लेंगे? देखिए राजस्थान के अंदर आंतरिक लोकतंत्र मजबूती से काम कर रहा है। हम हमारा देखिए परिवर्तन यात्रा, संकल्प पत्र 2023 और उसके पश्चात हमारे प्रत्याशियों का चयन, प्रत्याशियों के चयन के चुनावी, देखिए चुनाव के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आंतरिक लोकतंत्र के साथ, सबकी आपसी सहमति से साथ, सबसे विचार सलाह मशवरा लेने के बाद में हम निर्णय करते हैं। या एक परिवार नहीं ना, गांधी परिवार ने निर्णय कर लिया, थोप दिया, ऐसा नहीं है। हमारे आंतरिक लोकतंत्र पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आपस में ट्रांसफर, रिफॉर्म, पर्ची का लोकतंत्र। एक मिनट डॉक्टर प्रदीप, मैं सवाल करता हूं आपसे, पर्ची का लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, उसके सवाल को मैंने किया, लेकिन डॉक्टर प्रदीप ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से फोन पर डिसाइड हुआ करता था केंद्र में मंत्रिमंडल, ये भी मत भूलिएगा। केंद्र में मनमोहन सरकार में कैसे डिसाइड होता था मंत्रिमंडल, कौन डिसाइड करता था, किसके पत्ते काटे जाते थे, किसका नाम आगे किया जाता था? डॉक्टर प्रदीप यही बात कीजिएगा। तेलंगाना में क्या हालत हुई थी? तेलंगाना में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंह ताकते रह गए और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जाकर सोनिया गांधी के पैर छूते हैं। यहाँ पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को घंटों बाहर बैठा के रखा है। 90 विधायकों के इस्तीफे, 90 विधायकों के इस्तीफे जेब में रखकर घूमने वाला कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर बोलते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हास्यास्पद छुटकारा है पर्ची का लोकतंत्र, विधायकों के इस्तीफे का लोकतंत्र। जेब में रख करके आपने 3 महीने सरकार चलाई है राजस्थान में, मत भूलिए लोकतंत्र का दम घुटाने वाली है कांग्रेस। एक ऐसी कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत के लोकतंत्र का दम घुटाया है, लोकतंत्र को काला दिवस दिखाया आपने। धारा 356 का मिसयूज करके भारत के लोकतंत्र को घोटने का भरसक प्रयास किया आप लोगों ने, और आज आप नोटों का हिसाब दीजिए। आप धीरज साहू के नोटों का, नई सरकार की सुशासन का स्वागत करिए। वाणी आप बताइए, नोटों का हिसाब देंगे आप? सकारात्मक सुशासन तो राजस्थान में आ रहा है, पैसों का हिसाब। डॉक्टर प्रदीप ये बताइए कि एक मिनट डॉक्टर प्रदीप, चूंकि आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, मुझे थोड़ा बताइए कि हम लगातार ये जानकारी तो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत जिन जिनको न्योता दिया गया है वो सभी यहां पर आ रहे हैं। कांग्रेस से कौन कौन दिग्गज आ रहे हैं कल के इस शपथ ग्रहण समारोह में? आप जाएंगे, आपको न्योता मिला? सवाल यह है कि पार्टी के नेताओं को न्योता दिया गया, जिनको मिलेगा वो निश्चित तौर पर वो जाएंगे, सम्मेलन में जाएंगे, बहुत अच्छी शपथ ग्रहण समारोह में। जी जी बिल्कुल जाएंगे, लाखों की तादाद में बुलाएंगे तो जाएंगे, ये औपचारिकता है। विपक्ष को बुलाया जाता है तो जाना चाहिए, हमारे नेता भी जाएंगे। आप लड्डू खाइए, राजस्थान की लोकतांत्रिक तरीके सरकार बनी है तो उसका हम स्वागत करते हैं, इसलिए निमंत्रण मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल महेश शर्मा जी से करता हूँ। राजस्थान के अंदर महेश शर्मा जी से करता हूँ। महेश शर्मा जी, मैंने कैबिनेट के गठन को लेकर सवाल किया और ये निमिषा जी की तरफ से कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तय होगा किस कौन कौन नाम शामिल इसमें किया जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर प्रदीप कह रहे हैं कि इसमें भी पर्ची सामने आएगी और फिर पता चल जाएगा कौन मिनिस्टर है। थोड़ा समय नहीं मिलना चाहिए नेताओं को? थोड़ा कुर्ता सिलवा लें, नया कोट सिलवा लें, या मिलेगा समय? क्या लगता है आपको? बहुत से लोगों ने तो सिला रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, किन किन ने सिलवा ली, जरा बता दीजिए।
किन किन ने सिलवा कर रखे हैं? बिल्कुल सूत्र बड़े पक्के हैं आपके। अब ये है ना, टेलर और दर्जी और जो दुकानें हैं वहां जहां से खरीदे हैं, बड़े सूत्र पक्के हैं। आप कौन कौन गया है सिलवाने? देखिए सबके, आपने देखा होगा ग्रुप फोटो के अंदर सब पे साफे थे। हाँ। अब सोन चिड़िया जनरल जी की यहाँ बैठी, उसी तरह से कैबिनेट में भी होगा, क्योंकि हर क्षेत्र के व्यक्ति, जो चाहे हाड़ौती हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, शेखावाटी हो, बीकानेर हो, इन और ये पूर्वी राजस्थान हो, वहां से कोई ना कोई कैबिनेट में लोगों को कैबिनेट मंत्री के रूप में बाद में शामिल किया जाएगा। और साथ साथ ही राज्य मंत्रियों के लिए भी सब में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि रविंद्र जी, कि कल से मलमार्च जो शुरू होने वाला है। हाँ। ऐसी सूरत में बड़ी दिक्कत आएगी कि कौन शपथ लेगा। ऐसे तो मलमार्च में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। नहीं, एक मिनट महेश जी, देखिए जब पितृपक्ष चल रहे थे तब टिकटों का बंटवारा भी तो हुआ था। अब अगर इन मलमास के दौरान किसी को कहा गया कि भाई कल शपथ ग्रहण समारोह है, अच्छे से तैयार होकर आइएगा, तो कौन मना करेगा? नहीं, कल तक तो है। नहीं, मैं कल के बाद की बात कर रहा हूं सर, कल के बाद, क्योंकि अभी निमिषा जी ने कहा कि कल 3 ही लोग शपथ ले रहे हैं। मैं कल के बाद जब मलमास की शुरुआत होगी और 14 जनवरी से पहले अगर किसी को कॉल आए, फोन आए और उससे कहा जाए कि भाई आइए आपको शपथ लेनी है, तो क्या वो नहीं जाएगा? क्या मना कर देगा कि नहीं अभी मलमास चल रहे हैं? बिल्कुल। उसके बाद तैयारी सब किए हुए बैठे हैं, लेकिन अब ये है कि किसको निमंत्रण मिलता है। कुछ अनुभवी भी बैठे हुए हैं, तो कुछ युवा भी, मतलब क्या। अच्छा निमिषा जी आप बताइए, एक मिनट निमिषा जी बताइए, क्या फिर चूंकि सनातन परंपराओं का बीजेपी और तमाम लोग पालन करते हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन क्या थोड़ा विलंब हो जाएगा? देखिए रविंद्र जी, राजस्थान को कांग्रेस की सरकार 10 फीट कहूं खड्डे में डाल करके गई है, सुचारू व्यवस्था को। तो देखिए हमारे पास राजस्थान की अर्थव्यवस्था को धरातल पे लाना, उसके साथ कानून व्यवस्था को सुचारू करना, और उसके साथ आप ये देखिएगा निश्चित तौर पर विभागों का विभाजन और संतुलन दोनों ही जल्दी ही आपके सामने होंगे। भाजपा सरकार अपने तरीके से, देखिए अपने तरीके से और अपनी स्थितियों के साथ में बहुत स्पीड से काम करने वाली, क्योंकि राजस्थान की जनता को आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। निश्चित तौर पर भाजपा पूरी तरह से, आप देखिएगा सुशासन का आगाज कल होने जा रहा है और हम सब मिलकर के एक नए राजस्थान। निरंजन जी, मैं आपके पास आकर सर ये समझना चाहता हूं कि अगर कल 3 लोग मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, तो टेक्निकली कामकाज का बंटवारा जब तक ये 3 रहते हैं किस तरह से होगा, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? थोड़ा समझाइए सर। देखिए रविंद्र जी, मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी कल एक बार एक छोटे से कैबिनेट का जरूर अपने यहाँ शपथ ग्रहण समारोह करवाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आगे जिस तरीके से मलमास की शुरुआत हो रही है परसों से, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो अधिक मास या मलमास जो होता है, इसके अंदर कोई शुभ कार्य नहीं होता। और इसके जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर जनता ने, आप ये मान के चलिए, एक सरकार दी है, और यहाँ पे अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारे लिए अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती है। आप ये मान के चलिए जिस तरीके से अब ये ट्वीट होने लग गए या जिस तरीके की बातें होने लग गई, तो मेरा तो ये मानना है आपको अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपके सामने व्यर्थ व्यवस्था की भी आपको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे भी आपको जूझना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार का एक पूरा का पूरा मेरे हिसाब से टीम अभी, हाँ ये अलग बात है कि कैबिनेट का विस्तार बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा समानांतर कैबिनेट बनना चाहिए, और उसकी शायद हो सकता है कि अंदर खाते कहीं ना कहीं पार्टी तैयारी कर रही हो। एक थोड़ा एक इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, जानकारी चाहेंगे सर। ये अगर कल 3 ही लोग शपथ लेते हैं, तो जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, उसकी जिम्मेदारी थोड़ा टेक्निकली किस तरह से दी जाएगी, संभाली जाएगी, या कैसे होगा इसका पूरा कार्यक्रम? जहां तक जो जिस रूप में लिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है, वो एक तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हाँ दूसरा गृह मंत्रालय है, और सामाजिक जो सरोकारों से जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय, इनमें बड़ी बड़े स्थूल रूप से इनमें बंटवारा हो सकता है। बाकी और धीरे धीरे मतलब इनको अभी जो है ना बाइफर्केशन होगा।
अगर ये हो सकता है कि शाम तक किसी तरह से मतलब क्या कहता है ना, राजभवन में भी एक दूसरे कैबिनेट मंत्रियों को कुछ जिम्मेदारी दें तो शायद शाम को हो सकता है, दिन में फिलहाल तो यही है प्रोग्राम है। नहीं तो फिर 14 तारीख के, ये फिर 14 जनवरी के बाद में ही कोई नया, तब तक इनको विचार विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय बंटवारा, विभागों का, ये सारे कुछ जितनी भी कवायद होती है वो करने की इनके पर एक माह का पूरा समय बाकी है। ठीक है, मिल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप जी, अब तो देखो सरकार का गठन हो रहा है और फिर विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा, सभी नए विधायक शपथ भी लेंगे। कौन बनेगा कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष? देखिए, अभी विधानसभा जब आउट होगी, मैं समझता हूं सबसे पहले मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा सत्र आउट होने से पहले ही सीएलपी लीडर की कांग्रेस घोषणा कर देगी, क्योंकि हमारे यहां से प्रस्ताव भेजकर हमने आलाकमान को भेज दिया है और विधानसभा आउट होने से पहले विपक्षी नेता हमारे यहां से घोषित कर दिया जाएगा, ये आप निश्चित रखें। तो ये डिसाइड हो चुका है विधायकों की तरफ से, या आलाकमान पर जैसा छोड़ दिया गया था मीटिंग पे वहीं से आएगा? आलाकमान पर प्रस्ताव बनाकर छोड़ा गया है कि वो नामित करें। ये यहां से विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया और उन पर यह निर्णय छोड़ दिया गया। तो कैसे पर्ची पर आएगा, कैसे आएगा नाम? अब देखिए, आने वाले समय में अब देखेंगे कैसे आता है। जिस तरह से कांग्रेस में आता रहा है, घोषणा होगी। प्रदीप जी कि आगे देखने की जरूरत है कांग्रेस को, या फिर पीछे मुड़कर वही चीजें आगे बढ़ाने की जरूरत है? राजनीति आगे देखकर ही होती है और भविष्य के लिए राजनीति होती है, इसलिए पीछे देखने के का कोई सामर्थ्य की बात नहीं है और कोई उसका तजुर्बा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश प्रदेश में जिस तरह की राजनीति में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता का हस्तांतरण आरएसएस को कर दिया है और तीन आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अब समर्पण कर दिया आरएसएस के सामने। ये बता दीजिए कि आप नेता प्रतिपक्ष की भी जंग झेलेंगे, कांग्रेस यहाँ के प्रभारी चंद्रशेखर ही सरकार चलाएंगे और राजस्थान की हालत आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर एक परिवार से बाहर जब तक राजस्थान नहीं निकलेगा और एक परिवार से बाहर भारत नहीं निकलेगा, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को आरएसएस समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। निरंजन जी, डॉक्टर प्रदीप जी का खौफ है या इनकी चिंता है? सेवा दल का तो ख्याल कांग्रेस ने रखा नहीं, तो रंधावा जी कह रहे थे ये 24 का डर लग रहा है क्या डॉक्टर प्रदीप जी को जो बात कर रहे हैं? निरंजन जी, देखिए रविंद्र जी, अभी मैंने आपको क्या कहा कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यर्थ व्यवस्था से भी जूझना पड़ेगा और ये इसी प्रकार की बातें इनको समझना चाहिए कि आरएसएस का जो व्यक्ति है वो भी नागरिक भारत का ही है और उसको भी उतना ही अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है और उसको तमाम संवैधानिक संस्थाओं के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करने का उसको अधिकार है। और ये इस तरीके की बातें करके मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई जनता के साथ कनेक्ट एक होता है क्या नहीं सुनी 10 साल तक तो प्रधानमंत्री ने रविंद्र जी, देखिए रविंद्र जी, आपको एक चीज और बताऊं, रविंद्र जी आपको एक चीज और बताऊं, मैं समाप्त कर रविंद्र जी 10 सेकंड में एक चीज और 10 सेकंड ये बताइए कि मुकाबला अब आगे आने वाले वक्त में सरकार और विपक्ष में जबरदस्त होगा, जनता को फायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन इसमें महेश सर बिल्कुल इनके पास 69 सीट्स हैं, 69 सीट्स कांग्रेस अच्छे मजबूत स्थिति में विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ऐसे आशा की जानी चाहिए और मुद्दे ऐसे बने तो जिससे राजस्थान की मतलब बिल्कुल, और 1 महीने के बाद पता चल जाएगा कि 69 की 70 होती है, 115 की 16 होती है, क्योंकि एक चुनाव अभी होना बाकी है, उसके नतीजे आ जाएंगे केवल। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का, डॉक्टर प्रदीप, निमिषा जी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा निरंजन जी और महेश जी, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कल ताजपोशी का दिन है और उसके बाद चुनौतियां भी शुरू हो जाएंगी शपथ लेते ही। फिलहाल प्राइम डिबेट में नमस्कार।